स्टूडेंट्स नोट्स नंबर 54 को भी मैं इसी पार्ट में करवा देता हूँ। स्टूडेंट्स, जब लेनिन अप्रैल 1917 में रशिया में वापस आया अपने एग्जाइल के बाद, तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस दी थी। अप्रैल थीसिस देने के साथ साथ स्टूडेंट्स उसने एक बात और कही थी कि बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए। किस चीज़ के लिए? अपने रेडिकल एम्स को या अपने उग्र इरादों को दिखाने के लिए। उग्र वो होते हैं स्टूडेंट्स जो थोड़े गुस्सैल होते हैं या गर्म स्वभाव के होते हैं। स्टूडेंट्स, जून 1917 में 500 सोवियत्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स में चले जाते हैं। ये 500 सोवियत स्टूडेंट्स ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के ही मेंबर थे, लेकिन ये प्रोविजनल गवर्नमेंट की कंप्लेंट करने के लिए, उसकी कमियों को उजागर करने के लिए, जो रशिया की सबसे बड़ी संस्था थी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ये उसमें चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, जुलाई 1917 में बोल्शेविक लोग डिमोस्ट्रेशन करते हैं, मीन्स प्रदर्शन करते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, लेकिन उनके डिमोस्ट्रेशन को, उनके प्रदर्शन को स्टर्नली बहुत ही कठोरता से रिप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है फरवरी 1917 की रिवॉल्यूशन तो हुई थी जार के खिलाफ, लेकिन ये जो अक्टूबर 1917 की रिवॉल्यूशन होगी वो होगी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और ये करेंगे बोल्शेविक। आपको पता है जार की पावर जाने के बाद रशिया में प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर आ गई थी। इनक्रेज्ड बाय सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, पेजेंट सीज लैंस्ड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। स्टूडेंट्स, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी कौन थे? जिन्होंने सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई थी 1900 में, और ये किसानों के लिए काम करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए, और इन्होंने भी किसानों को ऑर्डर दे दिया कि आप लैंड को सीज कर लो, लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन को अपने कब्जे में ले लो, और ये काम करने का ऑर्डर इन्होंने किसानों को कब दिया? जुलाई से सितंबर 1917 के बीच में। अभी स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में। अक्टूबर रिवॉल्यूशन स्टूडेंट्स प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ होती है। ये पेट्रोग्राद में ही होती है स्टूडेंट्स, जो कि रशिया की कैपिटल थी, और ये रिवॉल्यूशन लेनिन की लीडरशिप में बोल्शेविक के द्वारा की जाती है, क्योंकि बोल्शेविक का लीडर कौन था? लेनिन। तो स्टूडेंट्स, दिस रिवॉल्यूशन वाज अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, ये बोल्शेविक ने की थी। रीजन क्या थे स्टूडेंट्स इस रिवॉल्यूशन के? लेनिन फियर्ड था, लेनिन को डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कहीं डिक्टेटरशिप ना लगा दे। स्टूडेंट्स, डिक्टेटरशिप एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जिसमें सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में होती है। वो डिक्टेटर होता है, वही सारी पावर का सेंटर होता है। उसको तानाशाह कह देते हैं हिंदी में, जैसे हिटलर था जर्मनी में। और अभी यदि हम कोई न्यू एग्जाम्पल देखें तो नॉर्थ कोरिया के अंदर किम जोंग उन एक डिक्टेटर है। तो इस वजह से प्रोविजनल गवर्नमेंट कहीं डिक्टेटरशिप ना लगा दे, ये लेनिन को डर था। स्टूडेंट्स, अक्टूबर रिवॉल्यूशन करने के लिए लेनिन की लीडरशिप में बोल्शेविक ने एक कमेटी का गठन किया रिवॉल्यूशन करने के लिए, और उस कमेटी का नाम था मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी। यहाँ रिवॉल्यूशन की जगह आप रिवॉल्यूशनरी कर लेना। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी स्टूडेंट्स 16 अक्टूबर 1917 को बनती है, और किस किस से मिलकर बनती है? एक तो बोल्शेविक लोगों से, और दूसरे पेट्रोग्राद सोवियत से। और बोल्शेविक लीडर और पेट्रोग्राद सोवियत वाले एग्री हो जाते हैं, उनके बीच में सहमति बन जाती है कि हम है ना सोशल सीजर करेंगे पावर का, कि प्रोविजनल गवर्नमेंट से सारी पावर अपने हाथ में लेंगे। पेट्रोग्राद सोवियत में कौन थे स्टूडेंट्स? आपको पता है फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद पेट्रोग्राद सोवियत बनी थी, और इस पेट्रोग्राद सोवियत में कौन थे? सोल्जर्स और वर्कर्स थे। तो स्टूडेंट्स, पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी मिलकर बना लेती है अक्टूबर रिवॉल्यूशन करने के लिए मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी। और स्टूडेंट्स, इस मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी का हेड था लियोन ट्रोट्स्की। ध्यान रखेंगे, ये लेनिन के साथ ही काम करता था, क्योंकि लेनिन के कहने पे ही मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई थी बोल्शेविक लोगों ने, और उन्होंने पेट्रोग्राद सोवियत वालों को, मीन्स वर्कर्स को और सोल्जर्स को अपने साथ मिला लिया था। और इस कमेटी की जिम्मेवारी दी गई, या इसका कमांडर बनाया गया लियोन ट्रोट्स्की को। इवेंट देखते हैं स्टूडेंट्स,
क्या होती है अक्टूबर रिवॉल्यूशन के दौरान। अक्टूबर रिवॉल्यूशन में स्टूडेंट्स जो अपराइजिंग जो आंदोलन स्टार्ट होता है वो 24 अक्टूबर को होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रोविजनल गवर्नमेंट बोल्शेविक लोगों के अगेंस्ट में या मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी के अगेंस्ट में एक्शन लेती है। तो देखते हैं बोल्शेविक लोगों के अगेंस्ट में क्या एक्शन लेती है मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी के अगेंस्ट में, कौन, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की था स्टूडेंट्स प्रोविजनल गवर्नमेंट का। वो सिटी को लेफ्ट कर देता है, शहर को छोड़ देता है और ट्रुप को समन कर देता है, शहर में जाने का ट्रुप को आदेश दे देता है। एट द डान, स्टूडेंट्स डान होता है सूर्योदय, जब सूरज निकलता है। तो मिलिट्री आपके जो थी प्रोविजनल गवर्नमेंट की, वो बोल्शेविक लोगों का जहाँ पे 2 बिल्डिंग में न्यूज़पेपर छपता था उन बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लेती है। और प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट की जो सेना थी, ट्रूप्स थी, वो भी है ना टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस पे अपना अधिकार जमा लेती हैं और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी भी वो ले लेती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पहले एक्शन किया अक्टूबर रिवॉल्यूशन के दौरान, बोल्शेविक लोगों ने ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट की थी, लेकिन मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने है ना इसकी शुरुआत नहीं की। इसकी शुरुआत की स्टूडेंट्स प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, मींस मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी में बोल्शेविक लोग ही थे, उन्होंने बनाई थी। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने पहले एक्शन नहीं लिया, पहले डर में एक्शन लिया प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये रिवॉल्यूशन होने वाली थी। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सोचा कि रिवॉल्यूशन होने से पहले ही हम उसको दबा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की, उसने ट्रुप को समन कर दिया, मीन्स आदेश दे दिया कि आप सिटी में जाओ। और ट्रूप्स ने फिर बोल्शेविक की 2 बिल्डिंग को सीज कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थी स्टूडेंट, जो पहले वाली गवर्नमेंट की मीन्स जार के टाइम की जो गवर्नमेंट की सेनाएं थी, उन सेनाओं ने जो अब वो ये सेना स्टूडेंट सभी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर में आ गई थी, इन सेनाओं ने टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, मीन्स टेकन ओवर कर लिया। और उसके साथ साथ विंटर पैलेस के चारों तरफ भी उन्होंने पहरा देना शुरू कर दिया कि कहीं बोल्शेविक लोग विंटर पैलेस को अपने कब्जे में ना ले लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो बोल्शेविक लोगों ने ही बनाई थी, उनका क्या एक्शन था, मीन्स रिएक्शन क्या था उनका, किसके, प्रोविजनल गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट में। ऑर्डर्स इट्स स्पोर्टस टू सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर। स्टूडेंट्स जो आपके मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी, उसने अपने जो है ना स्पोर्टर को ऑर्डर दे दिया कि आप है ना गवर्नमेंट ऑफिस को कब्जे में ले लो और उसके साथ साथ मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट कर लो, गिरफ्तार कर लो। जितने भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे उनके ऊपर है ना बोल्शेविक लोगों ने या मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने क्या कर लिया, अपने कब्जे में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ले लिया और गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जितने मिनिस्टर थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया। और शाम को स्टूडेंट्स बोल्शेविक लोगों का एक शिप था, जहाज़ था, उसने विंटर पैलेस पे बमबारी कर दी। उस शिप का नाम था ओरेरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैंने नोट्स में भी दे रखा है ये क्या नाम है आपके क्वेश्चन आंसर की जो मैंने वर्कशीट दे रखी है आपको। अदर वेजल्स सेल्ड डाउन द नेवा, और दूसरे जो वेजल्स थे स्टूडेंट्स, दूसरे जो आपके व्हीकल थे, उन्होंने नेवा रिवर के ऊपर जो दूसरे साधन थे स्टूडेंट्स बोल्शेविक लोगों के पास, वो सेल्ड डाउन द नेवा रिवर के रास्ते आए और उन्होंने अलग अलग मिलिट्री पॉइंट पे कब्जा कर लिया। यहाँ पे वेजल यही हो जाएंगे स्टूडेंट्स जो दूसरे उनके पास इक्विपमेंट थे लड़ाई के लड़ने के लिए। स्टूडेंट्स नाइटफॉल, शाम तक सारा शहर मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी के अंडर में आ जाता है और मिनिस्टर्स सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। मीन्स प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे वो बोल्शेविक लोगों के एक्शन के सामने झुक जाते हैं और बोल्शेविक लोगों का या मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी का सारे शहर पे कब्जा हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। स्टूडेंट्स, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी और बोल्शेविक लोगों का विवाद ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में चला जाता है, जो कि रशिया की सबसे बड़ी संस्था थी और ये पेट्रोग्राद में लोकेटेड थी। लेकिन इस मीटिंग में, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की मीटिंग में, मेजॉरिटी, ज़्यादा संख्या में जो लोग थे वो बोल्शेविक लोगों के साथ थे और वो बोल्शेविक लोगों के एक्शन को अप्रूव कर देते हैं, उसको सहमति दे देते हैं कि बोल्शेविक लोगों ने या उनकी मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो एक्शन लिया वो बिल्कुल सही लिया।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्टूबर रिवॉल्यूशन ख़त्म होती है और प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर चली जाती है और बोल्शेविक लोगों के हाथ में पावर आ जाती है। स्टूडेंट्स और भी कहीं पे घटनाएं होती हैं इस दौरान, जैसे मॉस्को के अंदर फाइटिंग होती है, लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे। तो छोटी मोटी घटनाएं दूसरी जगहों पे भी होती हैं पेट्रोग्राद के अलावा, जैसे मॉस्को में फाइटिंग हुई। दिसंबर तक स्टूडेंट्स बोल्शेविक लोग पूरे मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया पे कंट्रोल कर लेते हैं। मॉस्को और पेट्रोग्राद के आसपास का एरिया था वो बोल्शेविक लोगों के कब्जे में आ जाता है। तो ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन थी स्टूडेंट्स, जिसमें मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी या बोल्शेविक लोगों ने प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया। 2 टाइप्स ऑफ कैलेंडर। स्टूडेंट्स 2 तरह के कैलेंडर के बारे में मैंने आपको बताया था, एक जूलियन कैलेंडर और दूसरा ग्रेगोरियन कैलेंडर। स्टूडेंट्स रशिया में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर यूज किया जाता था, लेकिन 1 फरवरी 1918 के बाद रशिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होना शुरू हो गया। और स्टूडेंट्स ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है, मीन्स 13 दिन है ना, इसकी अवधि आगे होती है ग्रेगोरियन कैलेंडर की जूलियन कैलेंडर से। सम इम्पोर्टेंट डेट्स, कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। 1850 से लेकर के 1880 तक रशिया में सोशलिज्म के आइडिया पे या सोशलिज्म के विचार पे डिबेट होती है, बहस होती है। 1918 और 20 के बीच में रशिया में सिविल वॉर होता है, गृह युद्ध होता है। घर में रहने वाले लोग ही जब लड़ने लग जाते हैं उसको बोलते हैं गृह युद्ध, इंग्लिश में सिविल वॉर। 1919 में स्टूडेंट्स कॉमिंटर्न बनती है, ये इंटरनेशनल संस्था थी बोल्शेविक लोगों की, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और 1929 में कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू हो जाता स्टूडेंट्स, जिसको स्टालिन ने चलाया था। चेंज्ड बाय बोल्शेविक्स आफ्टर अक्टूबर। स्टूडेंट्स अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोल्शेविक लोगों ने की थी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो देखते हैं बोल्शेविक लोग अक्टूबर की रिवॉल्यूशन के बाद में, प्रोविजनल गवर्नमेंट को गिराने के बाद में क्या चेंज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। बोल्शेविक स्टूडेंट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपोज थे, बिल्कुल खिलाफ थे। ज़्यादातर इंडस्ट्री और बैंक नवंबर 1917 में स्टूडेंट्स नेशनलाइज्ड हो जाते हैं, मीन्स इंडस्ट्री और बैंक्स गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती हैं। उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स नेशनलाइजेशन, जब किसी चीज़ की ओनरशिप या उसकी मैनेजमेंट सरकार के हाथ में आ जाए। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है, सामाजिक संपत्ति, और पीजेंट्स को अलाउ कर दिया जाता है कि आप लोग लैंडलॉर्ड्स की लैंड को सीज करें। स्टूडेंट्स 1918 में एक क्लॉथ कंपटीशन होता है, वस्त्र का एक आपके बहुत ही बड़ा कंपटीशन होता है, जिसमें लोग अलग अलग टाइप के क्लॉथ पहन के आते हैं। तो उसी क्लॉथ कंपटीशन में एक सोवियत हैट चुनी जाती है, जिसको बुदनोयका बोलते थे स्टूडेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये सोवियत टोपी बन जाती है, बाद में रशिया की टोपी बन जाती है। बोल्शेविक पार्टी का नाम भी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बन जाता है स्टूडेंट्स अक्टूबर के बाद। मैंने कहा था आपको कि लेनिन का एक विचार ये भी था अप्रैल थीसिस के साथ में कि वो बोल्शेविक पार्टी का नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाना चाहता था, और वो उसने कर दिखाया अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद, जब उसके हाथ में पावर आ गई। मार्च 1918 में स्टूडेंट्स बोल्शेविक लोग ब्रेस्ट लिटोवस्क नाम की जगह पे जर्मनी के साथ संधि कर लेते हैं, मीन्स ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंडिंग की शुरुआत थी, क्योंकि जर्मनी और आपको पता है रशिया के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी। लेकिन बोल्शेविक लोग युद्ध नहीं चाहते थे, और वो पहले लेनिन ने कहा था कि युद्ध को बंद होना चाहिए अपनी अप्रैल थीसिस में, और युद्ध उसने बंद करने की तरफ स्टेप बढ़ाया भी, और जर्मनी के साथ शांति संधि कर ली। कब? मार्च 1918 में। और स्टूडेंट्स जो भी आदमी बोल्शेविक लोगों को क्रिटिसाइज करता था, उनकी आलोचना करता था, उनके खिलाफ बोलता था, तो उसके खिलाफ वो एक्शन लेते थे। और उसने इस एक्शन को लेने के लिए सीक्रेट पुलिस लगा दी। पहले तो उस पुलिस का नाम चेक्का था, बाद में फिर उसका नाम OGPU या NKVD हो गया। स्टूडेंट्स इनकी फुल फॉर्म में OGPU और NKVD की नहीं बता सकता, क्योंकि ये रशियन लैंग्वेज के नाम है। आप नेट पे देखेंगे तो कुछ अटपटे नाम आपको ही दिखाई देंगे, तो इतना ध्यान रखें। सीक्रेट पुलिस थी जो बोल्शेविक लोगों ने लगाई लोगों को दबाने के लिए, जो उनके खिलाफ बोलता था। पहले उसका नाम चेक्का था, फिर OGPU और NKVD उसका नाम होगा।
स्टूडेंट्स द हिस्ट्री ऑफ कलेक्टिव फार्म, फेदर बेलोव इसका राइटर है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। एक बुक है स्टूडेंट इकोज ऑफ ए नेटिव लैंड, इसका राइटर है सर्ज सचमैन। स्टूडेंट्स रशिया में अभी हम सिविल वार की बात करते हैं। स्टूडेंट्स बोल्शेविक लोगों ने लैंड के रिडिस्ट्रीब्यूशन का आदेश दे दिया कि है ना, किसानों को आदेश दे दिया कि आप जमीन कब्जे में ले लो लैंडलॉर्ड्स की अपने। तो रशियन आर्मी टूटने लग गई, क्योंकि रशियन आर्मी में जो ज़्यादातर लोग थे वो किसान थे और फ्री की ज़मीन उनको मिल रही थी। तो वो आर्मी की अपनी जॉब छोड़ करके गांव में लौटने लग गए वापस, और वो भी ज़मीन छीनने का प्रयास करने लग गए। सोल्जर्स विश टू गो होम फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन, और सभी सैनिक सेना छोड़ करके गांव में चले गए लैंड लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए, क्योंकि बोल्शेविक लोगों ने आदेश दे दिया था ज़मीन को छीनने का लैंडलॉर्ड्स की, किसको, किसानों को। स्टूडेंट्स बोल्शेविक लोग किसानों को इजाज़त दे देते हैं कि आप लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन को सीज कर लो, अपने कब्जे में ले लो। लेकिन कुछ लोग स्टूडेंट्स किसानों को रोकने लग जाते हैं। बोल्शेविक किसानों को कहते हैं कि आप लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन को छीन लो, लेकिन कुछ लोग किसानों को रोकने का प्रयास करते हैं। तो जो किसानों को इजाज़त दे रहे थे लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन छीनने की, वो थे बोल्शेविक, और जो किसानों को रोक रहे थे स्टूडेंट्स वो थे नॉन बोल्शेविक। तो स्टूडेंट्स इन बोल्शेविक और नॉन बोल्शेविक के बीच में किसानों के मुद्दे पे जो रशिया में आपस में जो लड़ाई हुई, जो वॉर हुआ, उसी को बोलते हैं सिविल वॉर। तो स्टूडेंट्स कौन से लोग थे वो नॉन बोल्शेविक जो किसानों को रोकना चाहते थे? वो थे नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स, ऑटोक्रेसी के सपोर्टर। और ये स्टूडेंट्स साउथ रशिया में चले जाते हैं बोल्शेविक लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो बोल्शेविक लोगों को रेड भी कह देते थे स्टूडेंट्स। तो ये किसानों को रोकने के लिए या बोल्शेविक लोगों को रोकने के लिए साउथ रशिया में चले जाते हैं कि हम किसानों को लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन नहीं छीनने देंगे। लेकिन बोल्शेविक लोग क्या कह रहे थे कि किसान आपके लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन छीन के ही रहेंगे। तो इस मुद्दे को लेकर के दोनों में झगड़ा हो जाता है और यही सिविल वॉर था। तो स्टूडेंट्स 1918 और 1919 में ग्रीन थे जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे, और जो वाइट मीन्स जो जार के समर्थक थे, प्रोजारिस्ट थे, वो ज़्यादातर रशियन एम्पायर पे कंट्रोल कर लेते हैं। मीन्स स्टूडेंट सिविल वार के दौरान थोड़े से टाइम के लिए 1918 और 1919 में बोल्शेविक लोगों की पावर चली जाती है, और किसकी पावर आ जाती है? ग्रीन्स और वाइट्स की, मीन्स सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी की, और वाइट कौन थे? जार के समर्थकों की। स्टूडेंट्स जो ग्रीन्स के बारे में देखें, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ग्रीन्स लोग सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे और इन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई थी 1900 में, और ये किसानों की पार्टी थी। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, ये पहले तो किसानों के साथ थे, लेकिन जब बोल्शेविक की गवर्नमेंट आई तो अब ये किसानों के खिलाफ हो गए। कौन? ग्रीन। तो ग्रीन ने और वाइट ने 1918 और 1919 में ज़्यादातर रशियन एम्पायर पे कंट्रोल कर लिया और बोल्शेविक लोगों को कुछ टाइम के लिए पावर से बाहर कर दिया। और स्टूडेंट्स इन ग्रीन और वाइट को फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स, जापानी सेनाएं भी बैक कर रही थी, पीछे से समर्थन दे रही थी, क्योंकि ये सेनाएं भी या ये देश भी बोल्शेविक लोगों के खिलाफ थे। इनको डर था कि है ना, तुम्हारी कंट्री में भी सोशलिज्म ना आ जाए। तो सिविल वार हुआ स्टूडेंट्स किसके बीच में? बोल्शेविक के और नॉन बोल्शेविक के बीच में, किसानों को इजाज़त देने वालों के बीच में और किसानों को रोकने वालों के बीच में। तो स्टूडेंट्स इस सिविल वार के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में लूटिंग, बैंडेट्री, हत्याएं, लूटपाट, और इसके साथ साथ है ना फेमिन और भी अकाल वगैरह भी पड़ गया। तो यही था स्टूडेंट सिविल वॉर। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब देखिए स्टूडेंट, नॉन बोल्शेविक लोगों की पावर गई कैसे? थोड़े टाइम के लिए तो उनकी पावर आई 1918 और 1919 में, लेकिन है ना जो वाइट थे ना, प्रोजारिस्ट थे, उनमें कुछ है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी के समर्थक थे। उन्होंने क्या कर दिया? कुछ है ना गलत स्टेप उठा लिए। उन्होंने पेजेंट्स के साथ में बहुत ही हार्श स्टेप लिया, पेजेंट्स के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार किया। तो इससे है ना नॉन बोल्शेविक लोगों की सपोर्ट गिर गई। तो स्टूडेंट्स एक बार तो उनकी पावर आ गई थी वाइट की और ग्रीन की सिविल वार के दौरान, लेकिन इन्होंने किसानों के साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर दी, किसानों को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर दिया या टॉर्चर कर दिया। तो इनकी सपोर्ट आपके ख़त्म हो गई, और दोबारा से कब आगे देखिए, अभी जनवरी 1920 में बोल्शेविक लोगों ने दोबारा से फिर फॉर्मर होता है पहले वाले रशियन एम्पायर पे कंट्रोल कर लिया। बोल्शेविक लोगों की थोड़े टाइम के लिए गई,
मीन्स जो रेड थे उनकी गई, बोल्शेविक लोगों को ही रेड बोलेंगे, और वाइट और ग्रीन की आ गई थी। लेकिन वाइट ने गलत काम कर दिया, किसानों के साथ में काफ़ी बुरा व्यवहार किया, टॉर्चर किया, तो वाइट की और ग्रीन की पावर वापस चलेगी और बोल्शेविक लोग जनवरी में फिर पावर में आ गए। हालांकि 1918 और 1919 में इनकी पावर बोल्शेविक की चली गई थी। स्टूडेंट्स, बोल्शेविक लोगों से भी कुछ अनजाने में गलतियां हुई। और देखिए, खीवा एक सेंट्रल एशिया में जगह थी, यहाँ पे बोल्शेविक कॉलोनिस्ट थे जो दूसरे लोगों को कॉलोनी बनाते थे या दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाते थे, उन्हीं को बोल्शेविक कॉलोनिस्ट बोलते थे। जैसे ब्रिटिश लोगों ने हमारे को कॉलोनी बना रखा था। तो स्टूडेंट, खीवा एक जगह थी सेंट्रल एशिया में, वहाँ पे बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ने क्या कर दिया, लोकल नेशनलिस्ट लोगों का, जो राष्ट्रवादी थे, नेशन के बारे में सोचने वाले लोकल लोग थे, उनका मैसेक्टर कर दिया, मीन्स उनका नरसंहार कर दिया, बड़ी संख्या में मार दिया। तो इससे लोग कन्फ्यूजन में हो गए कि एक तरफ तो लोग हैं ना क्या कर रहे हैं, बोल्शेविक लोग एक तरफ तो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, लेकिन इस साइड है ना क्या कर रहे हैं, बोल्शेविक लोग मार रहे हैं किसानों को। तो लोगों को कन्फ्यूज था कि बोल्शेविक लोग किसानों के साथ हैं, नेशनलिस्ट लोगों के साथ हैं या नेशनलिस्ट लोगों के खिलाफ हैं। तो लोग कन्फ्यूजन में थे स्टूडेंट्स। तो इन लोगों की हत्या का बोल्शेविक लोगों को बाद में पछतावा भी हुआ, और बोल्शेविक लोगों ने इसकी रेमेडी के लिए, इसके इलाज के लिए या इस चीज़ की भरपाई करने के लिए, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए जितने भी नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे ना, जो रशियन कंट्री के पार्ट नहीं थे, उन सभी नेशनलिस्ट लोगों को ऑटोनॉमी दे दी, खुद रूल करने का अधिकार दे दिया। और उनके लिए स्टूडेंट्स ये दे रखा, देखिए, द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। स्टूडेंट्स, बोल्शेविक लोगों ने रशिया का नाम दिसंबर 1922 में USSR, इसको वैसे फुल फॉर्म में बोलेंगे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, रख दिया था। और जो उन्होंने सोवियत यूनियन बनाई, मतलब USSR बनाया दिसंबर 1922 में, तो उस USSR में, सोवियत यूनियन में, उन्होंने नॉन रशियन नेशनलिस्ट को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। मतलब ये बोल दिया कि आप अपना रूल खुद चला सकते हैं, राइट टू गवर्न देमसेल्व्स, अपना रूल खुद चलाना, इसी सिस्टम को बोलते हैं ऑटोनॉमी। तो उन्होंने कहा कि हम आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हालांकि हत्याएं हुई हैं आपके लोगों की, नेशनलिस्ट लोगों की, लेकिन हम आपको आपका रूल खुद चलाने का अधिकार देते हैं, हम आपको आज़ादी देते हैं, और हमने ये हत्याएं नहीं की, गलती से हमारा नाम लेकर के किसी ने कर दी। ऑटोनॉमी क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट टू गवर्न देमसेल्व्स, अपने आप रूल करने का अधिकार, मतलब किसी को है ना अपना शासन खुद चलाने की आज़ादी मिले, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। नोमैडिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? नोमैडिक लोग होते हैं घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये दे भी रखा है, हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस, जो एक प्लेस पे नहीं रहते बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। एम एन रॉय के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एम एन रॉय कौन था? ये एक इंडियन रेवोल्यूशनरी था, इंडियन क्रांतिकारी था, और ये मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर भी था। मैक्सिको एक देश है स्टूडेंट्स नॉर्थ अमेरिका में, तो उस मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी का ये फाउंडर था, और कोमिंटर्न का लीडर भी था। ये इंटरनेशनल संस्था थी जो बोल्शेविक लोगों की, उसको बोलते थे कोमिंटर्न, इंडिया में, चाइना में और यूरोप में। तो कोमिंटर्न का ये एक लीडर था, मेंबर था। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जब सिविल वार हुआ रशिया में, तो उस टाइम ये सेंट्रल एशिया में था। मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, स्टूडेंट्स सोशलिस्ट सोसाइटी बनाते हैं बोल्शेविक लोग। तो देखते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनती है, क्योंकि बोल्शेविक लोगों के हाथ में अब रशिया की कंप्लीट पावर आ जाती है। सिविल वॉर के बाद वो ग्रीन और वाइट की पावर को भी ख़त्म कर देते हैं। तो अब वो सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने की तरफ और देश के डेवलपमेंट की तरफ अपना कदम बढ़ा लेते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स सोशलिस्ट सोसाइटी क्या होती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे बोल्शेविक लोग कि जिसमें सभी को इक्वल राइट्स मिले, एक जैसी फैसिलिटीज़ मिले। तो बोल्शेविक लोग स्टूडेंट्स एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वो एक ऐसी प्लानिंग स्टार्ट करने की सोचते हैं जिसके सेंटर में सभी लोग हों, मीन्स सभी लोगों के लिए प्लानिंग हो, ना कि एक या दो व्यक्ति के लिए। 5 ईयर प्लान स्टूडेंट्स बोल्शेविक लोग 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर देते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपके मेन एम था पहले 5 ईयर प्लान का। पहला 5 ईयर प्लान 1927 से 1932 के बीच में हुआ, और दूसरा 1933 से 38 के बीच में हुआ। तो दोनों का मेन एम या मेन मकसद था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टूडेंट्स 5 ईयर प्लान का असर भी हुआ, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज भी हुआ, और कुछ चीज़ों में तो 1929 से 1933 के बीच में
100% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, जैसे ऑयल, कोल और स्टील में। स्टूडेंट्स, इतनी तेज़ी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई कि मैग्नेटोगॉर्क्स नाम के शहर में एक स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन सिर्फ 3 साल में ही पूरा कर लिया गया, इतनी तेज़ी से काम चला। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये था कि इतनी फास्ट काम होने की वजह से वर्कर की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई, वर्कर की कंडीशन मिजरेबल हो गई। स्टूडेंट्स, बोल्शेविक लोगों ने सोशलिस्ट सोसाइटी लाने के लिए और भी कुछ सुविधाएं लोगों को दी, जैसे वुमेन वर्कर्स के लिए उन्होंने क्रैचेज बना दी। क्रैचेज क्या होता है स्टूडेंट्स? बच्चों के खेलने का ये एक सेटअप तैयार कर दिया जाता है। बोल्शेविक लोगों ने एक बहुत ही अच्छी थिंकिंग के साथ में काम किया था कि महिलाएं अपना काम करती रहेंगी और बच्चे क्रैचेज में खेलते रहेंगे। सभी को चीप पब्लिक हेल्थ, सस्ती सरकारी सुविधाएं दे देगी। पब्लिक हेल्थ वो होता है स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट देती है। तो सभी की भलाई के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और सोसाइटी में सभी को इक्वल राइट देने शुरू कर दिए। वर्कर्स के लिए भी मॉडल लिविंग क्वार्टर बना दिए गए, बिल्कुल शानदार फर्स्ट क्लास आपके क्वार्टर बना दिए गए वर्कर्स के लिए। स्टूडेंट्स, 1933 में रशिया का प्रेसिडेंट आपके कालिनिन था। डिपोर्टेड स्टूडेंट्स क्या होता है? फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम वंस ओवन कंट्री। जो आदमी खुद ही कंट्री से चला जाता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं डिपोर्ट हो जाता, मीन्स वो उस चीज़ को डिपोर्टेड बोलेंगे। और एग्जाइल होता है स्टूडेंट्स जिसको किसी देश की गवर्नमेंट मतलब अपनी मर्जी से बाहर निकाल देती है, उसको बोलते हैं एग्जाइल। जैसे किसी को देश निकाला देना, भगवान राम को एग्जाइल कर दिया गया था। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविजेशन। स्टूडेंट्स, कलेक्टिविजेशन और स्टालिनिज्म के बारे में बात करते हैं तो ये कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम क्या था? स्टालिन ने चलाया था। इसमें सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो छोटे छोटे फील्ड को कलेक्ट करके एक बड़े फील्ड में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स कलेक्टिवाइजेशन। तो 1927 और 28 में रशिया के शहरों में अनाज की, ग्रेन की कमी हो जाती है स्टूडेंट्स। तो स्टालिन लेनिन की डेथ के बाद बोल्शेविक पार्टी का हेड बनता है। तो स्टालिन बिलीव करता है कि जो 1927 और 28 में रशियन सिटीज़ में जो आपके कमी हुई है अनाज की, उसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि रिच पीजेंट और ट्रेडर हैं जो कंट्री साइड में, गांव के अंदर जो किसान हैं और जो व्यापारी हैं, उन्होंने अनाज को स्टॉक कर लिया है। मीन्स सारे अनाज का उन्होंने भंडारण कर लिया है ताकि उनको अच्छे प्राइस मिल सके। क्योंकि अनाज की जमाखोरी या उसका स्टॉक आदमी तब करता है जब दाम बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम वो बेच सके उनको हाइगर प्राइस पे। तो स्टूडेंट्स, 1928 में इसी अनाज के स्टॉक को देखने के लिए और अनाज को है ना आपके जो स्टॉक थे उन पे छापेमारी करने के लिए 1928 में पार्टी के मेंबर कुलक्स पे रेड लगाते हैं। कुलक्स रशिया के अमीर पीजेंट्स थे स्टूडेंट, क्योंकि लेनिन को ये विश्वास था कि कुलक्स ही अनाज को स्टोर किए हुए हैं और वो अच्छे प्राइस लेना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, उन्हीं कुलक्स पे रेड लगा दी बोल्शेविक पार्टी के मेंबर ने 1928 में, इस होप में कि उनके पास में अनाज का स्टॉक मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, उनको फाउंड नथिंग, कुछ नहीं मिला। और फिर भी अनाज की आपके शॉर्टेजेस रही, तो अनाज की शॉर्टेजेस लगातार रही। तो और किसानों के स्टॉक में भी अनाज नहीं मिला। तो अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए स्टालिन ने डिसीजन लिया कि फार्म को हम कलेक्टिवाइज करेंगे, फार्म को हम कलेक्ट करेंगे, छोटे छोटे फार्म को कलेक्ट करके बड़ा फार्म बनाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स 1917 में जब बोल्शेविक लोगों ने किसानों को लैंड सीजर की अनुमति दे दी थी, मीन्स लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन छीनने की अनुमति दे दी थी, तो उस टाइम फार्म छोटे हो गए थे, उनको मॉडर्न नहीं किया जा सका और उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सका। तो डिसीजन अब लेनिन ने क्या लिया कि सभी छोटे छोटे फार्म को कलेक्ट करके एक बड़ा फार्म बनाया जाएगा और उस पर मॉडर्न फार्मिंग की जाएगी। अनाज की कमी को देश में है जो उसको पूरा किया जाएगा। तो छोटे छोटे फार्म को कलेक्ट करके स्टूडेंट्स बड़े फार्म में कन्वर्ट करना, इसी को बोलते हैं कलेक्टिवाइजेशन। और ये स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम चलाया था। स्टूडेंट, टू डेवलप मॉडर्न फार्म को डेवलप करने के लिए क्या करना जरूरी था? एक तो कुलक्स को एलिमिनेट करना, जो रशिया के रिच पीजेंट थे, जिनको वेल टू डू भी कहते हैं रिच को, उन्हीं को बोलते थे कुलक्स। तो कुलक्स को रास्ते से हटाना जरूरी था और पेजेंट्स से ज़मीन लेनी जरूरी थी और स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म बनाने जरूरी थे। मीन्स बड़े खेत बनाने जरूरी थे जिनके ऊपर स्टेट का, मीन्स गवर्नमेंट का, सरकार का कंट्रोल हो। 1929 से स्टूडेंट्स पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, जिसका हेड लेनिन था, स्टालिन था उस टाइम, जिस टाइम कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम चला, तो बोल्शेविक पार्टी ने स्टूडेंट्स
सभी किसानों को फोर्स कर दिया कि वो कलेक्टिव फार्म पे खेती करेंगे। मीन्स एक जो छोटे छोटे खेतों को मिला करके बड़ा फार्म बनाया गया था, उसी को कलेक्टिव फार्म बोलते थे। रशियन लैंग्वेज में उसको स्टूडेंट्स क्या बोलते थे? कोलखोज। लेकिन स्टूडेंट्स किसान इन कलेक्टिव फार्म पे खेती नहीं करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि हम अपने खुद के ही छोटे छोटे खेतों पे खेती करेंगे। लेकिन बोल्शेविक लोगों ने और स्टालिन ने उनकी बात को नहीं माना और किसानों को मजबूर कर दिया कि आप कलेक्टिव फार्म पे मीन्स कोलखोज पे खेती करेंगे। तो किसान काफ़ी एनरेज हो गए, गुस्से में हो गए और उन्होंने अपने लाइव स्टॉक को, पशुओं को मार दिया स्टूडेंट्स। और देखिए 1929 से लेकर के 1931 के बीच में 1/3, 1/3 पशुओं को किसानों ने मार दिया गुस्से में। स्टूडेंट्स, जिन किसानों ने कलेक्टिव फार्म्स मीन्स कोलखोज पे खेती करने से मना कर दिया, उनमें से बहुत से लोगों को एग्जाइल कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। कुछ लोग डिपोर्ट हो गए, ज़बरदस्ती अपने आप ही निकल गए। स्टूडेंट्स, कलेक्टिवाइजेशन के प्रोग्राम का कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि स्टालिन ने ये प्रोग्राम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अनाज की कमी को पूरा करने के लिए शुरू किया था। लेकिन फिर भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, अनाज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। और स्टूडेंट्स, कलेक्टिवाइजेशन के प्रोग्राम के बावजूद भी 1930 और 33 में रशिया में बहुत ही ख़राब फसल, बैड हार्वेस्ट हुई और फेमिन आ गया, रशिया में अकाल पड़ गया और 4 मिलियन लोग, लगभग 40 लाख लोग मारे गए। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ का भी, कलेक्टिवाइजेशन के प्रोग्राम का भी। 1939 में स्टूडेंट्स 2 मिलियन लोग जेल में थे या लेबर कैंप में थे, क्योंकि इन लोगों ने कलेक्टिव फार्म पे खेती करने से मना कर दिया। क्रेस्टिकाया गजेटा, ये एक पेजेंट्स का न्यूज़पेपर है स्टूडेंट्स, किसानों का एक न्यूज़पेपर है। अफानासी देद्रोविच फ्रेबेनेव, ये एक इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर था, स्वतंत्र किसान था। ये भी कलेक्टिव फार्म पे खेती नहीं करना चाहता था। ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या पड़े स्टूडेंट्स? रशियन रिवोल्यूशन के और यूएसएसआर के। यूएसएसआर किसको बोलेंगे? रशिया को, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। स्टूडेंट्स, देखते हैं पूरे वर्ल्ड में इसके क्या प्रभाव पड़े। अनेक कंट्रीज में स्टूडेंट्स कम्युनिस्ट पार्टी बना ली गई रशिया की तरह। रशिया को देख करके लोगों ने उसको फॉलो किया और उन्होंने भी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी बना ली, जैसे ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी बना ली गई। मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर participated in the Conference of the People of the East 1920 and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist party. स्टूडेंट्स, अनेक नॉन रशियन लोगों ने, जो आपके यूएसएसआर से बाहर के थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट, जो कि 1920 में बनी थी, उसमें पार्टिसिपेट किया। और ये बोल्शेविक लोगों के द्वारा या यूएसएसआर के द्वारा ही संचालित थी, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट। और बोल्शेविक लोगों ने स्टूडेंट्स कोमिंटर्न भी बना दी, मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए अपनी एक संस्था बना दी, और ये इंटरनेशनल संस्था थी बोल्शेविक लोगों की। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी। और देखिए स्टूडेंट्स, रशिया के डेवलपमेंट का और रशियन क्रांति का कितना इफेक्ट पड़ा लोगों के ऊपर। कुछ लोग तो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेने के लिए भी चले गए, और वो यूनिवर्सिटी थी स्टूडेंट्स कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ ईस्ट। ये यूएसएसआर में थी और बहुत से लोग बाहर से इसमें एजुकेशन लेने के लिए आए कि किस तरीके से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलाई जाती है और कम्युनिस्ट सोसाइटी किस तरीके से चलती है। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में स्टूडेंट्स बोल्शेविक लोगों ने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दे दिया, मीन्स पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म की विचारधारा को माना जाने लगा और उसको जाना जाने लगा। स्टूडेंट्स, मिड 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, 1925 में बनी थी, इसकी करेक्ट ईयर है 1925। इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी और ये रशिया के प्रभाव में आकर ही बनी थी। ये था रशिया का इंटरनेशनल अफेक्ट या बोल्शेविक लोगों का इंटरनेशनल अफेक्ट। जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टूडेंट्स रशिया में विजिट भी किया, बुक्स भी लिखी हैं स्टूडेंट्स कुछ लोगों ने रशियन रिवोल्यूशन के ऊपर, जैसे RS अवस्थी नाम के राइटर ने रशियन रिवोल्यूशन पे बुक लिखी, रशियन रिवोल्यूशन, रेड रिवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स। ये 4 बुक्स हैं स्टूडेंट्स हिंदी में जो रशियन रिवोल्यूशन के ऊपर लिखी गई। तो देख सकते हैं आप पूरे वर्ल्ड में रशियन रिवोल्यूशन से, रशियन लोगों के कामों से किस प्रकार से लोग प्रभावित थे और उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की उनसे प्रभावित होकर। स्टूडेंट्स,
एस.डी. विद्यालंकार नाम के राइटर ने भी रशियन रिवॉल्यूशन पे 2 बुक लिखी। एक बुक थी द रीबर्थ ऑफ रशिया और दूसरी बुक थी द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया। और स्टूडेंट्स, एक बुक शौकत उस्मानी नाम के राइटर ने भी लिखी। उस बुक का नाम था हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ ए रिवोल्यूशनरी। स्टूडेंट्स, ये कुछ कोटेशन हैं जो अलग अलग व्यक्तियों ने कही हैं। फॉर द फर्स्ट और लास्ट वर्ड आएगा इसका लेक्चर, ये शौकत उस्मानी ने कही है रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में या उसके जो फैक्ट पड़े उनके बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर स्टूडेंट्स 1930 में रशिया में थे और मॉस्को अपीयर्स फ्यू ईयर्स, ये बात कही रविंद्रनाथ टैगोर ने।